हेलो गाइस। तो आ गया है सांसों में बसे हो तुम का महा एपिसोड। तो चलिए सुनते हैं। अब तक हमने सुना कि कैसे आर्यांश आहाना को पानी की आग में जलने लगे। उन्हें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि कोई और उनकी आहाना को कैसे छू सकता है। वो उसे जबरदस्ती बेड में लिटाकर उसके ऊपर चढ़ जाते हैं और बड़े जुनूनियत के साथ अपनी जलन को दर्शाते हुए कहते हैं, अब आगे। आर्यांश उसके दोनों हाथों को अपने एक हाथ से और जोर से पकड़ते हैं, जिससे उसकी चूड़ियां टूटने लगी। वो दर्द से कड़हा रही थी, पर आर्यांश पे तो न जाने कौन सी दीवानियत सवार हो गई थी। वो अपने दूसरे हाथ से आहाना के एक गाल पर हाथ रख के बोले, एक बार, बस एक बार मुझे मौका दे दो। मैं तुम्हें देव से भी ज्यादा प्यार करूंगा। तुम्हें इतना प्यार करूंगा कि तुम्हें किसी और के प्यार की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मैं तुम्हें बहुत खुशियां दूंगा आहाना। आज मेरी बन जाओ। देखो ना, तुम्हें आज कितनी बड़ी गलती की, फिर भी मैं तुम्हें माफ करने के लिए तैयार हूं, क्योंकि मैं तुम्हें बेइंतहा चाहता हूं। आहाना, देखो ना मैं कैसे तड़प रहा हूं। आ जाओ, मेरी तड़प मिटा दो। कह के वो अपने चेहरे को आहाना के होठों के पास ले गए। तभी आहाना ने कहा, आर्यांश, अगर आज आपने मेरे साथ कोई भी जबरदस्ती की तो आप मेरा मरा हुआ मुंह देखेंगे। आर्यांश ये सुनते ही उसे देखने लगे और उसके ऊपर से उठ के बोले, क्या कहा? आहाना भी उठ के बोलती है, हाँ, आप मेरे साथ मेरी मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं कर सकते, वरना मैं कसम खाती हूँ मैं अपनी जान दे दूंगी। आर्यांश का तो ये सुन के दिमाग ही खराब हो गया। वो उसके करीब जाके उसके दोनों गालों को सॉफ्टली पकड़ के बोले, नहीं नहीं प्लीज, ऐसा कुछ मत करना आहाना, मैं मर जाऊंगा तुम्हारे बिना। कह के वो उसे गले लगा लेते हैं। उसके इस दर्द को तो आहाना भी समझ पा रही थी, पर वो करे भी तो क्या? आखिर बात अब उसके सेल्फ रिस्पेक्ट की जो थी। यहाँ दूसरी तरफ निशा जो विक्रांत के कमरे में आती है और नॉक करते हुए बोलती है, विक्रांत, प्लीज गेट खोलो। विक्रांत निशा की आवाज सुन एक पल के लिए तो खुश हो गया, पर आज उसके बिहेवियर ने उसे बहुत हर्ट किया था। विक्रांत दरवाजा खोलते हैं और बाहर ही खड़ी निशा को पूछते हैं, क्यों आई हो, क्या काम है? निशा उसकी तरफ मासूम सा मुंह बना के बोलती है, नाराज हो, अंदर भी नहीं बुलाओगे? विक्रांत बिना उसकी तरफ देखे अंदर चले जाते हैं। निशा भी अंदर जाकर दरवाजा बंद कर देती है। विक्रांत बोले, गेट क्यों बंद कर रही हो? तभी निशा अपने फोन में एक वीडियो चला देती है और विक्रांत को दिखाती है। विक्रांत ने देखा कि वीडियो उस सर्वेंट और दिव्या का था। वीडियो में दिव्या सर्वेंट को पैसे देते हुए बोली, गुड जॉब, तुमने टाइम से सीढ़ियों में गिरे तेल को साफ किया और उस डॉक्टर को भी बिल्कुल सही समय पे रूम में लेके गई। सर्वेंट तो उस नोट की गड्डी को लेते हुए बोलती है, आप भी ना दिव्या मैम, आपने मुझे रूम का कोड नहीं बोला होता तो ये सब मुमकिन ही नहीं होता। पर मैम, कहीं आर्यांश सर को पता चल गया तो वो मुझे जान से मार डालेंगे। दिव्या हंसते हुए बोलती है, किसी भी कीमत में नहीं। आर्यांश को मुझ पे बहुत ट्रस्ट है। खुद उसका भाई भी उसे बोलेगा ना तो भी आर्यांश नहीं मानेगा। डोंट वरी, तुम बस आम खाओ, गुटलियां गिनने की कोई जरूरत नहीं है। इस आहाना को तो मैं इस घर से और आर्यांश की लाइफ से इतना दूर फेंकूंगी ना कि वो कभी वापस आने की हिम्मत भी नहीं करेगी। वीडियो एंड। विक्रांत को तो मानो बहुत बड़ा झटका ही लगा हो। वो निशा की ओर देख के कहता है, इसका मतलब तुम सच बोल रही थी? ये सब कुछ दिव्या दी ने किया है? निशा उसके बाजू में हाथ रख के उसे सांत्वना देते हुए कहती है, हाँ विक्रांत, ये सच है। तुम्हारी दिव्या दी आर्यांश सर से पागलों की तरह प्यार करती है, इसीलिए तो उसने ये सब कुछ किया ताकि आहाना और आर्यांश सर के रिश्ते में दरार आ जाए। मैं जानती हूँ कि तुम उसकी बहुत रिस्पेक्ट करते हो, उसे इस फैमिली का मेंबर मानते हो, पर ये सच नहीं है। उसे सिर्फ आर्यांश सर चाहिए, जिसके लिए वो कुछ भी करेगी। विक्रांत निशा को गले से लगाते हैं और थोड़ा सा रोते हुए कहते हैं, दिव्या दी इस हद तक गिरेंगी मुझे नहीं पता था। वो निशा को छोड़ कहते हैं, निशा, हम अभी ये वीडियो भाई को दिखाते हैं,
भाई को भी तो पता चले कि दिव्या दी की असलियत है क्या। निशा थोड़ा आगे चलते हुए कहती है, नहीं विक्रांत, दिव्या बहुत चालाक लड़की है, ये छोटे मोटे सबूत से कुछ नहीं होने वाला। विक्रांत सवालिया लहजे में बोला, तो फिर अब हमें क्या करना चाहिए। निशा बोलती है, मेरे पास एक प्लान है, पर तुम्हें मेरा साथ देना होगा। विक्रांत कहता है, मैं तुम्हारे साथ हूं, क्या है तुम्हारा प्लान। निशा उसे पूरा प्लान बताने लगी। रात ढल गई और एक नया सवेरा आ गया। आर्यांश और आहाना का कमरा। आहाना सुकून से सो रही थी, पर आर्यांश, उसकी तो एक पल के लिए भी आंख नहीं झपकी। वो दूर सोफे में बैठे अपनी आहाना को सोते हुए देख रहा था। रात से सुबह तक उसके मन में कई सारे सवाल चले कि क्या वाकई आहाना उसे धोखा दे रही है? क्यों उसने एक अजनबी आदमी को अपने कमरे में बुलाया? क्यों उसकी हर बात पे वो इस कदर पिघल जाता है? अगर आर्यांश उसके पास आया तो क्या सच में आहाना अपनी जान दे देगी? इसी कश्मकश में आर्यांश रात भर नहीं सो पाया। आहाना ने दवाइयों का हैवी डोज लिया हुआ था, इसीलिए रात को उसकी नींद एक पल के लिए भी नहीं टूटी। आर्यांश भी रात में उसके करीब नहीं गए। अगर सच में आहाना ने अपने साथ कुछ कर लिया तो? आहाना की नींद टूटती है। वो अपनी आंखें मलने लगी और यहाँ वहाँ आर्यांश को ढूंढने लगी, पर वो तो सोफे में उसकी हर हरकत को बस देखे जा रहे थे। आहाना हल्के से उठने की कोशिश करती है, पर उसके पैर में लगे चोट के कारण उसकी हल्की सी दर्द के मारे करहा निकल जाती है। उसकी दर्द भरी आवाज को सुन आर्यांश उसकी ओर बढ़ते हुए कहते हैं, आहाना, पर रास्ते में ही रुक जाते हैं। उन्हें आहाना की रात वाली धमकी याद आ जाती है। आहाना मन में सोचती है, इन्हें क्या हो गया, ऐसे रुक क्यों गए, मेरे पास क्यों नहीं आ रहे? पर आर्यांश तो डायरेक्ट रूम से ही निकल गए। आहाना हैरान रह गई। वो अपने मन में बोली, कमाल का पागल इंसान है, मुझे गुस्सा होना चाहिए इनसे। कल कितना बुरा बिहेव किया इन्होंने मेरे साथ, पर ये तो मुझे ही टशन दिखा के जा रहे हैं। तभी रूम में निशा और विक्रांत आते हैं। विक्रांत आहाना से पूछता है, क्या हुआ भाभी, भाई इतने गुस्से से बाहर क्यों चले गए? आहाना चिढ़ के बोली, मुझे क्या पता उनके दिल में क्या चलता है, बस वही जानते हैं। मैंने अपनी पूरी लाइफ में इतना शक्की इंसान कभी नहीं देखा। इतनी छोटी सी बात पर कल कितना बवाल खड़ा कर दिया उन्होंने। निशा उसके पास बैठते हुए बोलती है, तू ठीक है ना यार? आहाना बोली, हाँ ठीक हूँ, भगवान ने बचा लिया मुझे उस जानवर से। विक्रांत बोलता है, भाभी प्लीज भाई के बारे में ये सब मत कहिए, उनके इस बिहेवियर का रीजन आप नहीं जानती। निशा विक्रांत को सुनाते हुए बोली, सीरियसली विक्रांत, तुम्हारे भाई हमेशा आहाना पर शक करते रहते हैं। अगर वो कल आहाना पर ट्रस्ट करते तो बात इतनी दूर तक पहुंचती ही नहीं। पर तुम्हारे भाई को खुद अपनी वाइफ पर ही भरोसा नहीं है। विक्रांत बोलता है, तुम्हें पता है कि भाई क्यों किसी पे इतनी जल्दी ट्रस्ट नहीं करते? अगर बचपन में उनके साथ वो हादसा ना हुआ होता तो भाई कभी भी भाभी के ऊपर शक नहीं करते। आहाना ये सुन के बोलती है, क्या मतलब? हादसा? कौन सा हादसा? विक्रांत बोला, अब सॉरी भाभी, मैं आपको नहीं बता सकता, भाई ने मुझे साफ मना किया है। आहाना बोलती है, विक्रांत तुम्हें मेरी कसम, मुझे बताओ ऐसी कौन सी बात है जो आर्यांश कभी कभी इतने रूड हो जाते हैं, इतने शक करते हैं मुझ पे? विक्रांत बोलता है, भाभी प्लीज आप ये कसम वसम मत दीजिए, मैं बता देता हूँ। एक्चुअली हमारे मॉम डैड की भी लव मैरिज थी, पर मॉम को किसी और आदमी से प्यार हो गया। मॉम डैड और हमें छोड़ के हमेशा हमेशा के लिए उस आदमी के साथ चली गई। मेरे डैड मेरी मॉम से बहुत प्यार करते थे। भाई के तो आंखों के सामने ही मॉम डैड को ठुकरा के निकल गई थी। डैड तो ये सदमा बर्दाश्त भी नहीं कर पाए और मॉम के साथ वो भी हमें हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया में अकेला छोड़ के चले गए। उस छोटी सी उम्र में भाई ने इतना कुछ देख लिया। उनका तो प्यार, शादी, इन सब से भरोसा ही उठ गया था। पर फिर उनकी लाइफ में आप आई और उन्हें आपसे प्यार हो गया, पर उनके मन में भी वो बचपन की यादें अभी तक चलती हैं। मैं जानता हूँ उन्हें अब आपको खो देने का डर है। जो मॉम ने किया कहीं आप भी वही ना करें।
बस इसीलिए वो आपके साथ इतना स्ट्रिक्टली बिहेव करते हैं। विक्रांत की बातें सुन आहाना और निशा को एहसास हुआ कि वो आर्यांश को कितना गलत समझ रही थी। आहाना को तो बहुत बुरा लगा। वो समझ गई कि खुद को चोट पहुंचाने की धमकी उसे आर्यांश को रात को नहीं देनी चाहिए थी। निशा बोलती है, हमें तो आर्यांश सर के इस राज के बारे में कुछ पता ही नहीं था। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, है ना आहाना? आहाना तो रात के ख्यालों में ही गुम थी। निशा उसे थोड़ा हिलाते हुए पूछती है, क्या हो गया, कहाँ खो जाती है बार बार? तभी विक्रांत बोलता है, ओके गर्ल्स, अब जल्दी से सारा डिस्कशन कर लो, कहीं भाई आ गए तो प्रॉब्लम हो जाएगी। निशा बोलती है, ओके ओके। तुझे पता है आहाना, दादाजी आ रहे हैं। आहाना खुश हो जाती है। वो कहती है, सच्ची? विक्रांत निशा को कहता है, अरे पूरी बात तो बताओ भाभी को। निशा बोलती है, बता रही हूँ ना बाबा। कह के वो आहाना को कहती है, दादाजी हमारे एक बहुत बड़े प्लान को अंजाम देने के लिए आ रहे हैं। तुझे पता है कल तेरे साथ जो कुछ भी हुआ वो किसी ने नहीं बल्कि उस दिव्या मैडम ने कराया था। आहाना शॉक होके, क्या बात कर रही है? तो फिर पीछे पड़ गई ना? कोई प्रूफ है तेरे पास उसके खिलाफ? निशा आहाना की ये बात सुनते ही बोली, ओके बाबा, ये देख। क्या कि वो उसे दिव्या का पूरा वीडियो दिखाती है। आहाना तो हैरान रह गई। निशा और विक्रांत मिलके उसे अच्छे से आज के पूरे प्लान के बारे में बता देते हैं, जो दिव्या की असलियत सबके सामने ला देगी। यहाँ दूसरी तरफ आर्यांश चुपचाप हॉल के सोफे में बैठे हुए थे। दिव्या उसे देखती है और वो भी आर्यांश के पास आ जाती है। वो कहती है, गुड मॉर्निंग आर्यांश। आर्यांश उसे देखकर कहते हैं, गुड मॉर्निंग दिव्या, आओ बैठो। दिव्या बैठते हुए कहती है, आर्यांश सुबह सुबह इतनी उदासी? मैं समझ सकती हूँ, आहाना ने तुम्हारे साथ बिल्कुल अच्छा नहीं किया। वो भला ऐसे कैसे उस डॉक्टर को अपने रूम में अकेले में बुला सकती है? उसे समझना होगा कि अब वो तुम्हारी वाइफ है। उसे तुम्हारे अलावा और किसी के बारे में नहीं सोचना चाहिए। कह के वो उसके हाथ में अपना हाथ रख के कहती है, यू डोंट वरी, मैं हूं ना, मैं बात करूंगी हाना से। आर्यांश को तो मानो बस ऐसे ही किसी दिलासे की जरूरत थी। वो दिव्या को गले लगा लेते हैं और कहते हैं, अब मुझे सिर्फ तुम पे ट्रस्ट है दिव्या। दिव्या खुशी से पागल हो गई और आर्यांश को आंखें बंद कर महसूस करने लगी। गेट से कुछ वार्ड बॉय आहाना के दादाजी को लेकर अंदर आ रहे थे। आर्यांश दिव्या को छोड़ उस ओर देख के उन लोगों को कहते हैं, ये इन्हें यहाँ क्यों लेके आए हो? तभी विक्रांत नीचे आते हुए कहता है, भाई मैंने बुलाया भाभी के दादाजी को। आर्यांश चल कर आ रहे विक्रांत को देखता है और पूछता है, पर क्यों? विक्रांत बोले, भाई आप भी ना, दादाजी की हालत अभी ठीक थोड़ी ना है। उनका इलाज हमारे घर में भी तो हो सकता है, और वैसे भी अगर दादाजी यहाँ रहेंगे तो भाभी भी हॉस्पिटल नहीं जाएगी और वो यही दादाजी की देखभाल भी कर लेंगी। आर्यांश थोड़ा सोचते हुए बोलते हैं, ओके। क्या कि वो वहां से निकल जाते हैं। विक्रांत दिव्या से बोले, दिव्या दी, हो सके तो प्लीज आप आज भी रुक जाइए। देखिए ना भाई कितने उदास हैं। भाभी को तो भाई की कुछ परी नहीं है, कोई परवाह ही नहीं है उन्हें मेरे भाई की। आप रुकेंगी तो शायद भाई को कुछ अच्छा लगे। दिव्या थोड़ा स्माइल करती है, अपने सर को हाँ में हिलाती है और मन में बोलती है, चलो उतर गया इसके सर से भी भाभी का खुमार। बहुत जल्द मैं आर्यांश को भी आहाना के खिलाफ कर दूंगी। उसे इतना भड़काऊंगी कि वो खुद आहाना को डिवोर्स दे देगा और मुझसे शादी कर लेगा। कुछ देर बाद दिव्या अपने रूम की ओर जा रही थी। तभी उसके कानों में आहाना और निशा की बातें पड़ी। निशा रोती हुई आहाना को चुप कराते हुए कहती है, बस कर आहाना, कितना रोएगी? देख अब तो शादी हो गई ना, निभाना तो पड़ेगा ही यार। आहाना रोते रोते बोली, नहीं यार निशा, मैं ऐसे आदमी के साथ किसी भी कीमत में नहीं रह सकती। तू जानती है कल आर्यांश ने मेरे ऊपर हाथ उठाया, मुझ पे न जाने कैसे कैसे इल्जाम लगाए। सच, अगर मेरे दिल में दादाजी का ख्याल नहीं होता ना तो कब का छोड़ के चली जाती। निशा बोली, क्या मतलब? अगर दादाजी को कुछ हो जाएगा तो तू इस शादी को कंटिन्यू नहीं करेगी, छोड़ देगी आर्यांश सर को?
आहाना रोते हुए बोली। और नहीं तो क्या, मेरा बस चले तो मैं उस इंसान की शक्ल भी ना देखूं। दिव्या बाहर खड़ी ये सारी बातें सुन रही थी। दिव्या मन में बोली, अच्छा तो ये बात है, वो बूढ़ा है इस प्रॉब्लम की जड़। अगर वो रास्ते से हट जाए तो ये लड़की खुद ब खुद ही घर छोड़ के चली जाएगी। दिव्या खुश हो जाती है और अपनी शैतानी स्माइल लिए वहां से निकल जाती है। विक्रांत निशा को कॉल करते हैं। वो वही पिलर के पीछे छुपे हुए थे। निशा कॉल उठाकर कहती है, हाँ बोलो। विक्रांत बोले, दिव्या दी चली गई है। निशा, ओके, आ जाओ तुम भी यहाँ पे। निशा आहाना को भी बोलती है, चुड़ैल चली गई यार, चल। आहाना भी राहत की सांस लेती है। विक्रांत अंदर आके कहते हैं, कैसा था सब कुछ? निशा कॉन्फिडेंस से बोलती है, एकदम प्लान के अकॉर्डिंग। आहाना घबरा के बोली, यार दादाजी को कोई खतरा तो नहीं होगा ना? विक्रांत आहाना को शांत कराते हुए कहते हैं, डोंट वरी भाभी, कुछ नहीं होगा। दादाजी के पूरे कमरे में सीसीटीवी है, हम उन पर एक आंच भी नहीं आने देंगे, है ना निशा? निशा भी उसका साथ देते हुए कहती है, हाँ बिल्कुल, मुझे खुद से भी ज्यादा तुम पे भरोसा है। ये कह के विक्रांत और निशा एक दूसरे को देख के बड़े प्यार से स्माइल करने लगे। आहाना ये नोट कर रही थी कि कैसे ये दोनों एक दूसरे में ही खो गए हैं। दिन बीत गया। पूरे दिन भर आर्यांश बिना कुछ खाए पिए अपने स्टडी रूम में बस लगातार काम किए जा रहे थे। तभी रात के करीब 11 बजे, जब सब लोग सो चुके थे सिवाय आर्यांश के, उनके स्टडी रूम में विक्रांत आते हैं। विक्रांत आर्यांश को कहते हैं, भाई जल्दी चलिए, जल्दी चलिए अभी मेरे साथ। आर्यांश कहते हैं, पर कहाँ? उसका जवाब देते हुए विक्रांत बोला, अरे भाई सब कुछ बताने का टाइम नहीं है, बस जल्दी चलिए, आपको कुछ दिखाना है। कह के विक्रांत आर्यांश को सीसीटीवी रूम में ले आए। वहां ऑलरेडी आहाना, निशा और दिव्या के पापा भी थे। आर्यांश सबको देख के हैरान हो गए। सब सीसीटीवी फुटेज की ओर देख रहे थे। दादाजी के कमरे में दिव्या आई। दिव्या के फादर बोले, दिव्या क्यों आई है इस वक्त इनके कमरे में? निशा बोली, आप बस देखते जाओ अंकल, आगे क्या होगा ये तो किसी को भी नहीं पता। आर्यांश भी सीसीटीवी की ओर देखने लगे। दिव्या दादाजी के पास चुपचाप बैठती है और बोलती है, हेलो मिस्टर दादाजी, कैसे हैं आप? उप्स, आप तो कोमा में हैं। आपको पता है आप यहाँ किसकी वजह से आए हो? अब आप कहोगे कि आप अपनी पोती आहाना की वजह से आए हो, पर ये सच थोड़ी ना है। आप तो यहाँ मेरी वजह से आए हो। वैसे सच कहूँ, गलती हो गई मुझसे। अगर मैंने एक प्रोफेशनल शूटर को हायर ना रख खुद शूटिंग की होती तो इस वक्त कोमा में आप नहीं, आपकी प्यारी पोती आहाना होती। खैर, अब क्या कर सकते हैं, बड़ों को तो अपने बच्चों के गुनाहों का फल भोगना ही पड़ता है ना। दिव्या की ये बातें सुन सीसीटीवी कमरे में खड़े सभी लोग हैरान हो रहे थे, स्पेशली आर्यांश। उन्हें तो भरोसा ही नहीं हो रहा था कि ये दिव्या का कैसा रूप है। यहाँ दिव्या इन सब से बेखबर थोड़ा गुस्से में बोलती है, हाँ गुनाह, आपकी प्यारी आहाना एक नंबर की बेशर्म लड़की है, तभी तो उसने मेरे आर्यांश पर टोरे डाले। मैं और आर्यांश एक दूसरे से प्यार करते थे, बट पता नहीं कहां से आपकी पोती आहाना टपक पड़ी, मेरे आर्यांश को अपने प्यार में फंसा लिया। सोचा था कि अगर आहाना ही मर जाए तो मेरा आर्यांश हमेशा हमेशा के लिए मेरे पास आ जाएगा, लेकिन नहीं, किस्मत लिखवा के आई है वो लड़की। उसे लगने वाली गोली आपको लग गई। तभी सीसीटीवी रूम में खड़े सभी लोग के बीच में निशा बोलती है, इसका मतलब दादाजी पे जो गोली चली थी वो और किसी ने नहीं बल्कि इस लड़की ने चलवाई थी, ताकि गोली आहाना को लग जाए और वो उसके रास्ते से हमेशा हमेशा के लिए हट जाए। विक्रांत भी निशा का साथ देते हुए बोला, तू बिल्कुल सही कह रही हो, दिव्या दी इस हद तक चली जाएगी मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था। दिव्या के डैड तो सदमे में ही चले गए। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि उनकी बेटी इस हद तक भी गिर सकती है। आहाना के तो आंखों के सामने वो मंजर आने लगा।
जब उसके दादाजी मानो आखिरी सांसें ही ले रहे हो। आहाना की आंखों से आंसू आने लगे। आर्यांश की आंखों में तो दिव्या के लिए ढेर सारा गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। वो तो इस वक्त आहाना से नजरें भी नहीं मिला पा रहे थे। यहाँ दिव्या अपनी बात कंटिन्यू करते हुए बोली, आहाना की तो किस्मत अच्छी चल रही है, पर आपकी नहीं। वो मरे ना मरे, पर प्लीज आप मर जाओ। आपको पता है, अगर आप इस दुनिया से चले जाओगे तो आपकी पोती भी अपने आप आर्यांश को छोड़ के यहाँ से चली जाएगी। और अगर बाई चांस वो नहीं गई तो टेंशन मत लीजिएगा, मैं हूं ना। मैं आपकी पोती को आपके पास भेज दूंगी, हमेशा हमेशा के लिए। कह के दिव्या के होठों में एक शैतानी स्माइल आई और वो तुरंत एक पिलो लेकर दादाजी के चेहरे में बढ़ाने लगी। तभी उसके हाथों को किसी मजबूत हाथों ने रोका और उसे एक झटके में उठा के खड़ा कर दिया। दिव्या तो उस इंसान को देखती रह गई। ये और कोई नहीं बल्कि आर्यांश थे, जिन्होंने दिव्या के हाथों को जोर से पकड़ा हुआ था। दिव्या अपने चारों ओर देखने लगी तो वहां सब लोग खड़े थे, यहाँ तक कि दिव्या के डैड भी। सबको देख दिव्या के तो होश ही उड़ गए। आर्यांश, जिन्होंने दिव्या के पकड़ के रखा हुआ था, वो उसके हाथ को जोर से झटकते हैं और उसे गुस्से में देख के बोलते हैं, मुझे घिन आ रही है तुमसे। तभी आहाना जो दिव्या के सामने आई, उसकी आंखों में वही मंजर घूम रहे थे जब उसके दादाजी गोली लगने की वजह से तड़प रहे थे। उसने उसी वक्त दिव्या के गालों में एक जोर से तमाचा मारा। दिव्या जो हैरान थी, पर तमाचा खाने के बाद आहाना को देख गुस्से से बोली, तुम्हारी ये जरूरत कि तुमने मुझ पर हाथ उठाया, यू ब्लडी। कह के दिव्या जैसे ही आहाना की तरफ बढ़ी, उसका हाथ आर्यांश ने जोर से खींचा और आहाना से उसे दूर करके हुए बोला, खबरदार, जो मेरी आहाना को छुआ भी, मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। दिव्या, जिसकी आंखों में यह सुन खून उतर आया। तभी निशा बोली, अब क्या करोगी तुम? तुम्हारा ये घिनौना सच तो सबके सामने आ गया। हम सबको पता चल गया कि तुमने ही आहाना पे उस दिन अटैक करवाया था ताकि आहाना मर जाए। विक्रांत बोलता है, हमने सपने में भी नहीं सोचा था दिव्या दी कि आप ऐसी निकलोगी। दिव्या छोटा नाटक करते हुए आर्यांश की ओर देख के बोली, नहीं नहीं नहीं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया आर्यांश। ये सब लोग झूठ बोल रहे हैं, ये सब लोग मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। निशा गुस्से में बोली, शर्म कर लो, अब तो सच मानो, तुम्हारी सारी बातें हम सब ने सीसीटीवी फुटेज में देख ली। तुमने अभी अभी अपने मुंह से एक्सेप्ट किया कि दादाजी को गोली तुम्हारे वजह से लगी है। इनफैक्ट आज भी तुम उन्हें यहाँ जान से मारने के लिए आई थी। दिव्या जो ये सुन के वापस आर्यांश के हाथ को पकड़ के बोलती है, नहीं 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 आर्यांश, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये लड़की मुझे न जाने क्यों फंसाने की कोशिश कर रही है। तुम भरोसा करते हो ना मुझ पे, मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकती हूँ। दिव्या की आंखों में 1% भी शर्म नहीं थी। वो तो सबके सामने आर्यांश का हाथ पकड़ उसके गालों को छू छू के झूठी एक्सप्लेनेशन देते हुए बोल रही थी, है ना आर्यांश, तुम भरोसा करते हो ना? सब उसकी ये हरकत देखकर हैरान थे। आज पहली बार दिव्या का ये रूप सबके सामने आ गया था। आर्यांश, जिसका कंट्रोल हद से बाहर हो गया, वो दिव्या को खुद से दूर करके बोलते हैं, शर्म आती है मुझे अपने आप पर कि मैंने कभी तुम्हें अपना बेस्ट फ्रेंड बनाया था। दिव्या जो ये सुनते ही आंखें बड़ी कर आर्यांश को देखने लगी। उसे भरोसा ही नहीं हो रहा था कि आर्यांश उसे ऐसा भी कुछ बोल सकता है। वो सबकी ओर पागलों की तरह देखने लगी। तभी उसकी नजर आहाना पर जा रुकी। वो आहाना की ओर उंगली दिखाकर बोली, इसकी वजह से आज ये सब कुछ हो रहा है। आज सिर्फ इसकी वजह से तुम मुझसे दूर चले गए। आर्यांश, मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी, मैं इसे मार डालूंगी। कह के दिव्या फ्रूट्स में रखे चाकू को उठाती है और आहाना के गले से चाकू सटा के बोलती है, आज मैं इसे मार डालूंगी मैं आज इसे। इसकी वजह से मैं और आर्यांश अलग हुए हैं। तभी दिव्या के गालों में एक जोर से वापस तमाचा पड़ता है और दिव्या सीधे जमीन में जा गिरी। ये तमाचा किसी और ने नहीं बल्कि खुद दिव्या के डैड ने लगाया था, जो अब तक शर्म के मारे अपना सर झुकाए कोने में खड़े थे।
आहाना के छूटते ही आर्यांश ने उसे अपनी बाहों में भर लिया और कहा, ठीक हो ना तुम? आहाना जो अपनी नम आंखें लिए अपने सर को हाँ में हिलाती है। आर्यांश ने ये सुनते ही राहत की सांस ली और उसके दोनों गाल को पकड़ बड़े प्यार से उसके फॉरहेड में किस किया। ये नज़ारा दूर जमीन में बैठी दिव्या देख पागल हो रही थी। वो अपने पागलपन में बोली, नहीं नहीं आर्यांश, ये लड़की नाटक कर रही है। ये तुमसे बिल्कुल प्यार नहीं करती है। इसके करीब मत जाओ। तभी कुछ वार्ड बॉय दिव्या को आके पकड़ लेते हैं। दिव्या वही अपनी पागलों वाली हरकत करते हुए बोलती है, छोड़ो छोड़ो मुझे, कहाँ लेके जा रहे हो? कौन हो तुम लोग? प्लीज छोड़ो, जा रहे हो मुझे, छोड़ो, मुझे आर्यांश के पास जाना है, मेरा आर्यांश वहाँ अकेला है, छोड़ो मुझे, कहाँ लेके जा रहे हो? पर वो वार्ड बॉय उसे बिना उसकी किसी भी बात को ध्यान दिए उसे जबरदस्ती खींच के अपने साथ ले जाते हैं। उसके जाते ही दिव्या के डैड विक्रांत की ओर देख के पूछते हैं, ये लोग कहाँ लेके जा रहे हैं दिव्या को? विक्रांत बोलता है, हॉस्पिटल अंकल। आपने देखा ना, दिव्या दी को इस वक्त ट्रीटमेंट की जरूरत है। ये सुन के 2 मिनट के लिए दिव्या के पापा की तो आंखों के सामने अंधेरा ही छा गया। निशा उन्हें संभालती है और बोलती है, संभाल के अंकल, मैं समझ सकती हूँ कि अभी आपको कैसा फील हो रहा होगा, पर दिव्या की कंडीशन वाकई बहुत खराब है। उसका अच्छे से ट्रीटमेंट होना बहुत जरूरी है। मिस्टर कपूर जो खुद को संभालते हुए आहाना के पास जाते हैं और अपना हाथ जोड़ के माफी मांगते हुए बोलते हैं, मुझे माफ कर दो बेटा, आज मेरी वजह से तुम्हारे दादाजी का ये हाल हो गया। आहाना आर्यांश से थोड़ा दूर जाके उनका हाथ पकड़ते हुए बोलती है, नहीं अंकल, आप मुझसे बड़े हैं, आप प्लीज मेरे सामने हाथ मत जोड़िए, और वैसे भी इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। हम में से कोई भी सोच नहीं सकता था कि इन सब के पीछे दिव्या का हाथ होगा। आर्यांश भी आहाना की ये बात सुन शर्मिंदगी से अपना सर झुका लेते हैं। आखिर सब में से सबसे ज्यादा सपोर्ट दिव्या को आर्यांश ही तो करते थे। आर्यांश मिस्टर कपूर की तरफ देखते हुए बोले, आहाना सही कह रही है, हम में से कोई सोच भी नहीं सकता था कि दिव्या इस हद तक जा सकती है। आप परेशान मत होइए, इन सब में आपकी कोई गलती नहीं है अंकल। मिस्टर कपूर बोले, दिव्या ने तो आज मुझे शर्म से डुबा दिया। मैं तो तुम लोगों से नजरें भी नहीं मिला पा रहा। अपनी बेटी का ये रूप देख यकीन ही नहीं हो रहा। काश मैं पहले ही अपनी बेटी को समझ पाता तो आज उसका ये हाल नहीं होता। तभी विक्रांत बोला, आप क्या अंकल, दिव्या दी का ये चेहरा तो हम में से कोई नहीं पहचान पाया सिवाय निशा के। अगर निशा ने मुझे वो वीडियो ना दिखाई होती तो मैं भी कभी नहीं मानता कि दिव्या दी ऐसा कुछ कर सकती है। तभी आर्यांश बोलते हैं, वीडियो? कौन सा वीडियो? तभी विक्रांत भी आर्यांश और बाकी सबको दिव्या और उस सर्वेंट के कॉन्वर्सेशन वाला वीडियो दिखा देते हैं। वीडियो देख आर्यांश की तो आंखें गुस्से से लाल हो गई। आखिर दिव्या की वजह से आर्यांश और आहाना के बीच इतनी बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग जो हो गई थी। वो जैसे ही आहाना की तरफ देखते हैं, आहाना उन्हें देख बड़ी नाराजगी से अपनी आंखें फेर लेती है। मिस्टर कपूर जो अपनी बेटी की हरकतों पे शर्मिंदा हुए जा रहे थे, वो कहते हैं, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि दिव्या इस हद तक गिर सकती है। निशा बोली, अंकल आप चिंता मत करिए, आपकी बेटी बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। आहाना जो निशा के पास जाकर उसका हाथ पकड़ते हुए बोली, थैंक यू निशा, अगर तू मेरी लाइफ में नहीं होती ना तो पता नहीं मेरा क्या होता। आज देखा जाए तो तेरी वजह से दिव्या का सच सबके सामने आ पाया। विक्रांत आहाना का साथ देते हुए बोला, सच में निशा, ये सब कुछ सिर्फ तुम्हारी वजह से पॉसिबल हो पाया है। अगर तुमने ये माइंड ब्लोइंग प्लान नहीं बनाया होता तो आज ये राज खुलता ही नहीं। मिस्टर कपूर भी निशा के पास जाकर कहते हैं, थैंक यू बेटा, अगर तुमने ये प्लान नहीं बनाया होता तो मुझे भी अपनी बेटी के इस हाल के बारे में कभी नहीं पता चलता। आर्यांश भी निशा की ओर देख के बोलते हैं, थैंक यू निशा, तुम्हारी वजह से मेरे आंखों के सामने भी दिव्या का सच आ गया। निशा खुद पे प्राउड फील कर रही थी। वो बोलती है, थैंक यू एवरीवन, पहले तो मुझे ये प्लान थोड़ा रिस्की लग रहा था, बट विक्रांत की हेल्प की वजह से सब कुछ हो गया। मुझे पता था कि
अगर मैं दिव्या को ये ऑफर दूं या फिर कैसे भी उसके कानों तक ये पहुंचा दूं कि अहाना की कमजोरी मतलब दादाजी, अगर उन्हें कुछ हो जाएगा तो अहाना आर्यान सर को छोड़ देगी, तो वो इस मौके का फायदा जरूर उठाएगी। और वही हुआ भी। दिव्या ने आज दादाजी पर अटैक करने की कोशिश की, और तो और अपना सच भी खुद ही बोल दिया। अभी उस कमरे में एक आवाज आई, शर्म नहीं आई तुझे अपने दादाजी को खतरे में डालते हुए, बेवकूफ। आवाज आते ही सबकी नजर बिस्तर में बैठे दादाजी की ओर गई, जो अपने पूरे होशो आवाज में कोमा से बाहर आ चुके थे। अहाना ने तो उनकी आवाज से ही पहचान लिया। वो और निशा जल्दी से दादाजी की ओर पलटे। निशा तो उन्हें इस हाल में देख के खुशी के मारे दौड़ के उनके गले लग जाती है। लेकिन अहाना, जो इस वक्त बहुत इमोशनल हो गई थी, उसके तो पैर ही नहीं हिल रहे थे, बस आंखों से आंसू आ रहे थे। निशा, जो दादाजी के पास बैठते हुए कहती है, अहाना खड़ी क्यों है? देख, हमारे दादाजी ठीक हो गए। हमें जिस घड़ी का इंतजार था वो हो गया। हमारे दादाजी कोमा से बाहर आ गए। दादाजी भी अपने दोनों हाथों को फैलाकर अपने नम आंखों से अहाना को इशारे से अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं, आजा आजा मेरा बच्चा। अहाना, जो ये सुनते ही एक बड़ी सी स्माइल लेकर उनकी ओर दौड़ पड़ी। वो दादाजी को झट से गले लगा लेती है और रोते हुए बोलती है, आई मिस यू, आई मिस यू, आई मिस यू, आई मिस यू सो मच दादाजी। विक्रांत और मिस्टर कपूर खड़े इस क्यूट मोमेंट को एंजॉय कर रहे थे और खुश हो रहे थे। पर आर्यांश, जो अहाना के लिए खुश तो थे, बट एट द सेम टाइम वो बहुत इनसिक्योर भी फील कर रहे थे। यहाँ अहाना, जो बिल्कुल बच्चों की तरह रोते रोते बोलती है, आपको पता है, ऐसा लग रहा था कि मेरी दुनिया ही खत्म हो गई है। अब मेरे पास कुछ नहीं बचा। आप प्रॉमिस करो कि आप मुझे छोड़ के अब कहीं नहीं जाओगे। कह के वो दादाजी के कंधे में अपना सर रख देती है और फूट फूट के रोने लगती है। यहाँ निशा भी, जो अहाना को देख इमोशनल होकर दादाजी को बोलती है, हाँ दादाजी, प्रॉमिस करिए, आप जहाँ जाएंगे हमें अपने साथ ले जाएंगे। कह के वो भी अपना सर दादाजी के दूसरे कंधे में रख देती है। दादाजी और बाकी सब भी ये मोमेंट देख थोड़ा इमोशनल हो जाते हैं, पर दादाजी माहौल को थोड़ा हल्का करते हुए निशा की बात का जवाब देते हुए बोले, अरे तुम लोग तो ऐसे शिकायत कर रही हो जैसे मैं कोमा में नहीं, बल्कि तुम लोग को छोड़ के स्विट्जरलैंड की ट्रिप पे चला गया था कि अगली बार हमें भी लेकर जाना करके। ये सुन निशा और अहाना जोर जोर से हंसने लगे। विक्रांत और मिस्टर कपूर भी हंसते हैं, पर आर्यांश, जो साइड में खड़े थे और बस अहाना को ही अपनी जुनून भरी निगाहों से देखे जा रहे थे। अहाना को इतना खुश और कंफर्टेबल उन्होंने कभी नहीं देखा। यहाँ निशा हंसते हुए बोली, बस आपके यही घिसे पिटे जोक्स याद आ रहे थे मुझे तो। दादाजी, जो अहाना को देख बोले, देख देख रही है, मेरे जोक्स को घिसा पिटा बोल रही है। अहाना, जो दादाजी का साइड लेते हुए बोलती है, निशा तो क्या चार्ली चैपलिन की पोती है जो मेरे दादाजी को जज कर रही है? इनके जोक्स बेस्ट होते हैं, समझी? निशा, जो अपने कान पकड़ के बोलती है, सॉरी 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 बाबा, पर एक मिनट, ये मेरे दादाजी क्या लगा रखा है? ये हमारे दादाजी, ओके? अहाना, जो हाथ जोड़ते हुए कहती है, हाँ बाबा हाँ, हम सबके दादाजी हैं। दादाजी बोले, अरे मैं क्या मोतीचूर का लड्डू हूँ जो सब में बांट रही है? निशा, जिसकी नज़र विक्रांत पे गई, जो बड़े प्यार से उसे देखे जा रहा था, एक पल के लिए तो वो शर्मा गई, फिर दादाजी की ओर देखते हुए बोली, दादाजी सबसे मिलिए तो सही। अहाना, जो खुशी से बोलती है, हाँ दादाजी, मैं आपको सबसे मिलवाती हूँ। कह के अहाना सबकी ओर इशारा कर इंट्रोड्यूस कराने लगी। ये विक्रांत है और ये दिव्या के फादर। और वो, पर जैसे ही अहाना आर्यांश की ओर उंगली दिखाती है, वो चुप हो जाती है और उनसे नजरें फेर लेती है। दादाजी बोलते हैं, और वो आर्यांश ओबेरॉय है ना? आर्यांश, जो अपना सर हाँ में हिलाते हैं। आर्यांश, जो बिना कुछ बोले ही वहां से निकल जाते हैं। अहाना अपने मन में बोली, एक बार भी मेरे दादाजी को हेलो नहीं बोला।
उल्टा हम सबको टशन दिखा के चले गए। विक्रांत जो इस वक्त आर्यांश के पास तो जाना चाहता था, पर उसे इस वक्त यहाँ से निकलना ठीक नहीं लगा। यहाँ मिस्टर कपूर जो अहाना के दादाजी को बोलते हैं, ओके अहाना बेटा, अब मैं निकलता हूँ, काफी रात हो गई है, अपने दादाजी का ख्याल रखना, कह के वो दादाजी की ओर हाथ जोड़ के बोलते हैं, मुझे माफ कर दीजिएगा, मेरी बेटी की वजह से आपको बहुत तकलीफ उठानी पड़ी, अपना ख्याल रखिएगा, मैं चलता हूँ। दादाजी जो उनकी तरफ देख मुस्कुरा के अपना सर हिलाते हैं। विक्रांत बोलता है, आइए अंकल, मैं आपको बाहर तक छोड़ देता हूँ, कह के वो दोनों वहां से निकल जाते हैं। यहाँ आर्यांश जो रूम में बड़ी बेचैनी से यहाँ वहां चल रहे थे और आज के पूरे पल को एक एक करके याद कर रहे थे, जिसकी वजह से उन्हें खुद पे ही बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो अपना सर सोफे में टिकाए अपने दोनों हाथ को फैलाए बैठ गए। तभी उनके कमरे में विक्रांत आता है। अपने भाई का ये हाल देख वो उनके पास जाके बैठते हैं और बोलते हैं, क्या हुआ भाई, आप बहुत परेशान लग रहे हैं। आर्यांश जो विक्रांत की ओर देख के बोलते हैं, परेशानी वाली बात ही तो है, आज की रात मैंने सब खो दिया। पहले तो दिव्या, जिसे अपना बेस्ट फ्रेंड माना था, उसने मेरे प्यार, मेरी आहाना को इतनी तकलीफ पहुंचाई, और दूसरा खुद मेरी आहाना, तो शायद अब मुझे छोड़ के चली जाएगी। विक्रांत बोलता है, भाई अब ऐसे क्यों बोल रहे हो, भाभी क्यों छोड़ेंगी आपको। बल्कि मैं तो कहता हूँ अब शुरू होगा आपके और भाभी के लाइफ का न्यू चैप्टर। आज देखा नहीं आपने भाभी कितनी खुश थी। आर्यांश जो वही सोफे में अपना सर टिकाए अपनी आंखें बंद करते हुए बोलता है, अहाना ने कभी इस रिश्ते को नहीं अपनाया, उसे आज भी ये शादी बस एक समझौता लगता है। उसके दादाजी भी अब ठीक हो गए, अब वो मेरे साथ नहीं रहेगी। विक्रांत जो थोड़ा मुस्कुराते हुए बोलता है, आपको बस इसी बात का डर है ना कि भाभी आपको छोड़ के चली जाएंगी। पर मैं एक बात कहूँ, जितना मैं समझ पाया हूँ भाभी को, वो आपको मरते दम तक नहीं छोड़ेंगी, वो आपका साथ अपनी आखिरी सांस तक निभाएगी। कह के विक्रांत वहां से चुपचाप चला जाता है। आर्यांश जो अभी उसी पोजीशन में बैठे हुए थे, उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। उनकी आंखों के किनारों से एक बूंद पानी छलक गया। यहाँ अहाना निशा बड़े आराम से दादाजी के कंधे में अपना सर रखे बैठी हुई थी। दादाजी जो अपने दोनों हाथों से उन दोनों के सर को थपथपा रहे थे। निशा जो इस वक्त विक्रांत के ख्यालों में डूबी हुई थी, उसे खुद ही समझ नहीं आ रहा था कि वो बार बार विक्रांत के बारे में क्यों सोच रही है। और यहाँ अहाना जिसके दिलो दिमाग में बस आर्यांश छाए हुए थे, उसे एक पल उनका गुस्सा याद आता तो कभी उनका वो पॉजिटिवनेस वाला प्यार। दादाजी बड़े प्यार से दोनों को पूछते हैं, क्या हुआ मेरी बच्चियों, किन ख्यालों में डूबी हो, मुझे बताओ, मैं आ गया हूं ना अब। निशा जो मुस्कुरा के उनके कंधे से अपना सर हटा के बोलती है, कुछ नहीं दादाजी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर आहाना जो अभी भी उसी पोजीशन में बैठी हुई थी। दादाजी आहाना के गाल को पुचकाते हुए बोलते हैं, क्या हुआ मेरी बच्ची, किन ख्यालों में खोई हुई है। आहाना के मुंह से निकल गया, आर्यांश के। ये सुनते ही निशा जो एक बड़ी स्माइल करती है और आहाना को छेड़ते हुए बोलती है, मेरे जीजू के ख्यालों में खोई हुई है मेरी जीजी। आहाना जो ये सुन अपना सर उठा के बोलती है, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो तो बस मुंह से निकल गया। दादाजी जो उसका हाथ पकड़ते हुए बोलते हैं, मुंह से भले ही कुछ भी निकले, पर आंखें तो दिल का हाल बयां कर ही देती है ना। बता मुझे क्या हुआ। मुझे पता है मेरी बच्ची परेशान है, पर वजह समझ नहीं आ रही। आहाना जो शिकायत लहजे में बोलती है, वजह क्यों नहीं समझ आ रही आपको। देखिए मेरा हाल, मेरी शादी हो गई है, वो भी आपकी मौजूदगी के बिना। मेरी लाइफ क्या थी और क्या हो गई, मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि मेरी लाइफ इतनी जल्दी कैसे चेंज हो सकती है।
आहाना जो बहुत दिनों बाद अपने दिल की बात ऐसे खुल के बोल पा रही थी। दादाजी उसके सर में हाथ फहराते हुए बोले, किस्मत ऐसी ही होती है बेटा, पल में पलट जाती है। मैं जानता हूं कि आर्यांश ने तुझसे शर्त के बलबूते पे शादी की है, पर सच है कि अब तू और वो पति पत्नी हो, शादी के इस पवित्र बंधन में बंधे हुए हो। मैं ये नहीं कहूँगा आर्यांश गलत नहीं था, पर हमें इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए कि उसने तुझसे शादी कर तुझे अपनी इज्जत बनाया है। निशा बोलती है, एग्जैक्टली दादाजी, मैं भी आना को ये समझाती हूँ। अगर आर्यांश सर चाहते तो पैसों देने के बदले कुछ भी मांग सकते थे, पर उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। इनफैक्ट आपकी केयर की, आहाना की खुशी के लिए मुझे भी यहाँ ले आए। आहाना, आर्यान सर वाकई तुझसे बहुत प्यार करते हैं। दादाजी तो ये सुन के खुश हो जाते हैं और कहते हैं, हाँ आना, क्या ये सच है? तो कुछ बता ना, तुझे कैसा लगता है आर्यांश? मैं तो उसके बारे में अभी तक कुछ ठीक से जानता ही नहीं। आहाना जो इस वक्त मुंह बना के बैठी हुई थी, दादाजी के इस सवाल में वो एक सांस में गुस्सा करते हैं, बहुत घमंडी हैं और एक नंबर के एरोगेंट और डायनासोर किस्म के इंसान हैं। आहाना की ये स्टेटमेंट सुन दादाजी और निशा एक दूसरे का मुंह देखते हैं। दादाजी बोले, आहाना अच्छे से बताना, क्या वो तुझे परेशान करते हैं? क्या वो एक अच्छे इंसान नहीं है? आहाना जो उन दोनों की तरफ देखते हुए बोलती है, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ वो एक अच्छे इंसान है, पर ये बात बिल्कुल सच है कि वो मुझे परेशान करते हैं। दादाजी जो थोड़ा गुस्सा होके बोलते हैं, आना सच सच बताओ, क्या वो तुम्हें मारते हैं? अमीर हुए तो क्या हुआ, वो मेरी बच्ची पे ऐसे जुल्म नहीं कर सकते। आहाना बोलती है, ऐसी कोई बात नहीं है दादाजी, वो मुझे मारते वारते नहीं है। वो तो इस वक्त मुझसे किसी बच्चे की तरह रूठे हुए हैं। उन्हें गुस्से में एक बार कुछ कह क्या दिया, उन्होंने मेरी तरफ ठीक से देखना भी बंद कर दिया। दादाजी और निशा एक दूसरे को देखते हैं और जोर जोर से हंस पड़ते हैं। निशा बोली, सुन लिया दादाजी, आपकी पोती शिकायत कर रही है। अरे पागल, अपने और अपने पति की नोक झोंक ऐसे जगजाहिर नहीं करते। और वैसे भी तू भी कुछ कम नहीं है। दादाजी को सबसे इंट्रोड्यूस कराते वक्त उनका नाम क्यों नहीं लिया? ऐसा लग रहा था तू नाराज है उनसे। आहाना बोलती है, बिल्कुल सही लग रहा था, मैं नाराज हूँ उनसे। उन्होंने काम ही ऐसा किया है, और अब ना मैं आप लोग से भी नाराज हूँ। आप लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हो, मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी। आहाना जो ये बोल वहां से गुस्से से चली जाती है। निशा तो फिर भी जाते वक्त उसे चिढ़ाते हुए बोली, हाँ हाँ जा जा, साफ साफ बोलना तुझे हमारे साथ नहीं रहना, जीजू के पास जाना है। कह के वो और दादाजी हंसने लगते हैं और वो ये सब इग्नोर करके वहां से निकल जाती है। दादाजी निशा से कहते हैं, वैसे बेटा बात क्या हो गई इन लोगों के बीच? उसके बाद निशा शुरू से लेकर अभी तक इन दोनों के से जुड़ी पूरी बात दादाजी को बताने लगती है, यहाँ तक कि आर्यांश के पॉजिटिव नेचर और उनके मॉम और डैड के पास्ट के बारे में भी वो दादाजी को A to Z सब कुछ बता देती है। यहाँ आहाना जो अपने रूम में आती है, उसकी नज़र यहाँ वहाँ दौड़ी आर्यांश की तलाश में। उसने देखा कि आर्यांश तो आंखें बंद किए आराम से सोफे में पड़े हुए हैं। वो धीरे धीरे उनके पास जाती है। उसने देखा कि आर्यांश तो बड़े आराम से यहाँ लेटे हुए हैं। वो मन में बोली, यही लेटना था तो इतना बड़ा बेड क्या देखने के लिए खरीदा है? आहाना धीरे उनके करीब गई। उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि आर्यांश सो गए हैं या जागे हुए हैं। वो धीरे धीरे आर्यांश के कुछ ज्यादा ही नजदीक चली गई। इस वक्त आर्यांश का चेहरा बिल्कुल किसी शांत और मासूम बच्चे की तरह लग रहा था। आहाना जो पहली बार उन्हें इतने करीब से देख रही थी, वो धीरे से बोली, सोते हुए तो बड़े शांत और हैंडसम लग रहे, पर उठते ही बिल्कुल डायनासोर की तरह आग उगलने लगते हैं। मेरे ऊपर नाराजगी तो ऐसे दिखा रहे हैं जैसे उस दिन सारी की सारी गलती मेरी थी, सच्चाई जानने के बाद भी कि ये सब कुछ आप ही की फ्रेंड
दिव्या ने करवाया था। तो ये नहीं कि आप मुझसे सॉरी बोल दो, लेकिन नहीं, ये तो मिस्टर आर्यांश ओबरॉय को सूट ही नहीं करता ना कि वो किसी के सामने अपना सर झुका दे। वही आर्यांश झट से अपनी आंखें खोल देते हैं, जिसे देख आहाना तुरंत पीछे हटने लगी कि तभी आर्यांश आहाना को जोर से अपनी ओर खींच लेते हैं, जिसकी वजह से आहाना की साड़ी का पल्लू पूरी तरह उसके सीने से हट गया। आर्यांश तो उसे खींच सोफे में बैठा देते हैं और खुद पूरा का पूरा उसके ऊपर चढ़ जाते हैं। वो बोलते हैं, क्या कहा तुमने मुझसे? आहाना जो डर के मारे घबराने लगी, उसके दोनों हाथ आर्यांश में लिपटे हुए थे। उन दोनों के बीच एक हवा भी पास हो जाए इतना गैप भी नहीं था। आहाना ने तो अपनी नजरें ही नीची कर ली। जोश जोश में वो कितना कुछ बोल गई। इस वक्त तो उसे बहुत शर्म आ रही थी। उसके दोनों गाल टमाटर की तरह लाल हो गए। आर्यांश जो वापस अपने सवाल को रिपीट करते हुए पूछते हैं, बोलो ना, क्या बोल रही थी अभी? आहाना मन में बोलती है, ओफो आहाना, क्या जरूरत थी इन्हें डायनासोर बुलाने की? लग गया ना इनको बुरा, पता नहीं क्या करेंगे अब मेरे साथ। आर्यांश जो आहाना के ऊपर से उठते हैं और उसके पैरों के पास बैठकर बोलते हैं, आई एम सॉरी, आज फिर मैं तुम्हारी मर्जी के बिना तुम्हारे इतने करीब चला आया। आहाना जो ये सुन उन्हें हैरानी से देखने लगी। आर्यांश जो आगे कहते हैं, तुम चाहती हो ना कि मैं तुमसे माफी मांगू? वो आहाना के गोद में अपना सर रख के बोले, मुझे माफ कर दो आहाना, मुझे तुम पे शक नहीं करना चाहिए था, पर मैं क्या करूं, मेरी लाइफ ही कुछ ऐसी है। खुशी रास नहीं आती मुझे। हमेशा लगता है कि कोई आएगा और तुम्हें मुझसे दूर ले जाएगा, पर नहीं, अब मैं खुद को बदलूंगा। तुम अपनी लाइफ में जो करना चाहती हो करो, मैं तुम्हें कभी नहीं रोकूंगा। जब तक तुम नहीं चाहोगी तुम्हारे करीब भी नहीं आऊंगा। तुम्हारे हर फैसले में मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा, पर बस एक ही शर्त है मेरी, तुम्हें जिंदगी भर मेरे साथ रहना होगा। मैं तुम्हें किसी चीज के लिए नहीं रोकूंगा, पर तुम्हें हमेशा मेरे पास रहना होगा। तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। आहाना के चेहरे में ये सुन हल्की सी स्माइल आ गई। अब क्या होगा कहानी में आगे, जानने के लिए बने रहिए सांसों में बसे हो तुम, ओनली ऑन माई यूट्यूब चैनल ड्रीमिंग विद प्रीति। और न्यू लिसनर्स प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोगों को मेरी लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब फॉर मोर।